वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी 183 यूपीपीएससी के जो टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 184 और जो एग्ज़ाम होना है एक बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वाला, उसका जो एडमिट कार्ड है वो इशू कर दिया यूपीपीएससी ने। तो पीसीएस का भी जो एग्ज़ाम है वो डेट पर हो सकता है, और जो पुराना वाला जो समीक्षा अधिकारी था 2016 वाला जो री एग्ज़ाम होना है वो भी टाइम पर होगा। इन सब की प्रैक्टिस में लगे रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब एडमिट कार्ड तो इन्होंने जो है इशू कर दिया है बीईओ वालों का, तो पीसीएस के लिए भी रेडी रहिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आज डेट हो गई है 5 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीमदत्त, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या फिर पृथ्वीराज द्वितीय? किसने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को? भीमदत्त ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 1778 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु भीमदत्त ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और परास्त किया उसको। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद महमूद गजनबी, शेरशाह अकबर? किसने किए थे एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के? किसने निर्गत किए, जारी किए? महमूद गजनबी ने। किसने किए? महमूद गजनबी, ऑप्शन नंबर बी। तो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए। महमूद गजनबी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। नंबर 3 पर आ जाइए। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, अल-बरूनी, अफीफ या फिर इब्न बतूता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल-बरूनी। तो देखिए महमूद गजनी के साथ जो है प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया। उसकी पुस्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखिए उसका, किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी जो है वो मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल-बरूनी या दारशिको? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। कौन था अल-बरूनी? वह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। देखिए गजनी गजनबी एक ही बात है दोनों। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और उसके रुचियां जो हैं जीवन के अनेक क्षेत्रों में थी, जैसे कि खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र आदि। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन गजनबी राजवंश का संस्थापक था? गजनबी राजवंश का संस्थापक कौन है इसमें? अल्पतगीन। कौन है? अल्पतगीन है, सुबुक्तगीन लगाकर इसको जो है गलत मत कर देना। तो गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन, और गजनी वंश का नाम जो है अन्य नाम यामनी वंश भी था। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। नंबर 6 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कौन था जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिर ऐबक? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। तो मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से बचने के लिए ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा, और संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता ना करे, और इल्तुतमिश ने उसकी जो है कोई सहायता नहीं की।
फिर क्या हुआ, जब मंगबरनी 1224 में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और या फिर मुइजुद्दीन गोरी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की तो लाहौर थी, ये तो होगा नहीं इसका आंसर। तो इसका आंसर इल्तुतमिश ही हो जाएगा, बी है इसका आंसर। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के जो हैं, चांदी का टका और तांबे का है जीतल। जीतला है ये। इल्तुतमिश ने आरंभ किए ये दोनों, चांदी का टका और तांबे का जीतल। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की उसने। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जो है बलबन ने निम्न में से कौन सी भव्य उपाधि धारण की? तूतीय हिंद, केसर हिंद, जिल्ले इलाही या फिर दीन इलाही। बलबन की उपाधि की बात हो रही है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद, और उसकी उपाधि का नाम है जिल्ले इलाही, ऑप्शन नंबर सी। तो बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श जो है निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजस्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है, और राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 10 है। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में निम्नलिखित में से किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का और तुर्कों का, अरबों का? किसका था? ना अफगानों का था ना मंगोलों का था, अरबों का भी नहीं था, तुर्कों का था। सी है इसका आंसर। तो देखिए, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था क्या? बंगाल के विद्रोह का दमन, बिल्कुल बंगाल के विद्रोह का दमन किया था बलबन ने। उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, करेक्ट है। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव जो है समाप्त किया। उसने इक्तदारी व्यवस्था तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी ना, बलबन ने थोड़ी की थी। एलिमिनेट करो उसको। तो बलबन का वास्तविक नाम है बहाउद्दीन, याद रखिएगा, और नसीरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। तो उलूग खां की उपाधि किसने? बहुत बार पूछा है, बलबन ने। किसकी है? बलबन की है। मतलब बलबन का शासनकाल है 1226 से लेकर 1286 तक, और बलबन अपनी राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। बलबन के राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन के राजा को नियामत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधित्व बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी के गठन को जो है समाप्त किया, और बलबन के काल के एकमात्र विद्रोह 1279 मतलब 1279 में बंगाल के सूबेदार जो है तुगरिल खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया और विद्रोहियों को जो है मृत्युदंड दिया। इक्तदारी व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने किया था इसका प्रचलन? इल्तुतमिश ने, बलबन ने नहीं, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई किसके काल में? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क तथा वक्फ आदि के रूप में मिली थी।
मिल्क का क्या मतलब है यहाँ पर? राजा द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंद्रात या पेंशनें। और वक्फ का क्या मतलब है? ये सुना होगा आपने नाम अभी, जो राम जन्मभूमि वाला जो केस चल रहा था, वक्फ बोर्ड, वक्फ। तो वक्फ का मतलब होता है धर्मार्थ प्राप्त भूमि, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि, मतलब ऐसी भूमि जो धर्म संबंधी कार्य करने के लिए जो है प्राप्त की गई है या फिर दी गई है। फलते खालिसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? बलबन है क्या इसका उत्तर? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इल्तुतमिश? क्या है? अलाउद्दीन खिलजी है इसका आंसर। तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म भी चलाना चाहता था, परंतु उसने अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर नया धर्म चलाने के विचार को जो है त्याग दिया। नंबर 14 पर आ जाइए। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? किसने बनवाया था लोक निर्माण विभाग? इम्पोर्टेंट है ये। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है इसका उत्तर। इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। तो सल्तनत काल में सबसे पहले सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया। इसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। और फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय और 100 अस्पताल, 5 मकबरे और अनेक निर्माण कार्य करवाया। फिरोज शाह तुगलक के राजस्व का मुख्य वास्तुकार था मलिक गाजी सहना। ये पूछ लिया जाता है मैच द अवार्ड करने के लिए कि फिरोज शाह के सामने लिख देते हैं कुछ भी, जौनपुर के सामने कुछ भी, तो ये सब बनाए फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया भी इसी ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज जो है, कौन सा राजवंश स्थापित हुआ? इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ ले जाते हैं ये वंश जो है जितने। तो इसमें जो है तैमूर के बाद आएगा सैयद वंश। क्या आ जाएगा? सैयद वंश। अगर आपको पूछा जाए कि अब ये जो 4 ऑप्शन है इन्हीं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, तो सबसे पहले क्या आएगा? गुलाम आएगा, लेकिन गुलाम इसमें है नहीं। गुलाम के बाद क्या आएगा? खिलजी आएगा। खिलजी के बाद तुगलक आएगा, फिर सैयद आएगा, फिर लोधी आएगा। देखा जाए तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका ये है। सबसे पहले ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। गुलाम, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। हाँ, तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो देखिए, तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को नष्ट कर दिया और तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर सैयद वंश स्थापित हुआ। धन्यवाद।